जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इस वक़्त एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस हो रही है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहानिसबर्ग में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और सारे चाइनीज़ प्रेसिडेंट वगैरह गए हुए हैं। खैर पाकिस्तान को तो किसी ने नहीं बुलाया, बड़े मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ कुछ 40 एक मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। और हमें कोई ये भी बताने वाला नहीं है कि हमें क्यों नहीं बुलाते, और हमें ये भी बताने वाला कोई नहीं है कि जो ब्रिक्स है उसकी एक्सपेंशन हो रही है तो हम क्यों इसका हिस्सा नहीं हैं। ऐसी बातें तो यहाँ पे डिस्कस नहीं होती। आप कैसे देख रहे हैं एक तो इस चीज़ को, और जो जो इंडिया की इनग्रेस है पर्टिकुलरली, कि दूसरे ममालिक को अफ्रीका के अंदर उनकी बड़ी इनग्रेस हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो जिसे कहते हैं ना, 8 प्रोजेक्ट्स इंडिया लेके जाता है अफ्रीका के अंदर, और आज तक कोई पाकिस्तानी सदर या वज़ीर आज़म ने तारड़ साहब साउथ अफ्रीका का विज़िट नहीं किया। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मोदी साहब का साउथ अफ्रीका का दौरा कल वेस्टर्न मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है और उसको जो रंग दिया जा रहा है उसमें बताया ये जा रहा है खासकर ब्रिक्स के हवाले से कि चाइना उसकी एक्सपेंशन चाहता है और उस पर अपना असर रसूख जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है, बल्कि उसमें वो पाकिस्तान को भी ऐड करना चाहता है ब्रिक्स के अंदर। चाइना इज इंटरेस्टेड इन, पता नहीं पाकिस्तान इंटरेस्टेड है या नहीं है। देखें ब्रिक्स में तो फिर जो वही लोग कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके इकोनॉमिक सिचुएशन हो। आपके तो हालात यही हैं कि आप पिछले 76.5 साल से मांगे तांगे पे चल रहे हैं, कर्जों पे, एड्स पे चल रहे हैं आप। लेकिन उसके अंदर भारत अपने उसको अपनी पोजीशनिंग जो है वो खासकर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है भारत। देखें इसमें अगर देखा जाए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो मैं आर्टिकल कल परसों से पढ़ रहा हूँ खासकर ब्रिक्स की एक्सपेंशन की वजह से, उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो भारत ने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना इन्फ्लुएंस काफी जो है बढ़ाया है और उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ गई है ताइवान की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज और बिलखसूस अमेरिका के हवाले से। लेकिन जिसमें वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से, वैक्यूम ये था कि चाइना और रशिया करीब आ गया एक दूसरे के। उसमें जो है वो दैट इज वरीसम फॉर भारत इस वक्त इंडिया के लिए। उनका आपस में ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट है वो काफी वरीसम है बिलखसूस, और उसको वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स की एक्सपेंशन के हवाले से। चाइना उसमें अपने मसल फ्लैक्स करना चाह रहा है कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए और उस पर अपनी उनकी जो फाइनेंशियल जो वीकनेसेस हैं उनकी अपनी इकानमी के हवाले से, और ब्रिक्स की नई जो करेंसी बनाई जाए। और बिलखसूस देखिए वरीसम होना भी चाहिए, मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा आपको कि रशिया, ना सिर्फ रशिया चाइना एक दूसरे के करीब हुए हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज चाइना के करीब हो गए हैं। और उसमें साउथ अमेरिका के कंट्रीज जो है वो चाइना के करीब हो चुके हैं। इवन देन मैक्सिको चाइना के करीब होता जा रहा है। और इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो अगर यहाँ पे जिस तरह के पिछले दिनों में आर्टिकल्स थे कि कैन इंडिया डिलीवर टू यूएस व्हाट एवर द यूएस वांट्स ताइवान के हवाले से। लेकिन ताइवान अकेला तो दुनिया का इशू नहीं है, दुनिया के अंदर और भी इश्यूज मौजूद हैं और जिनमें चाइना विन होता नजर आ रहा है। जिस तरह सऊदी अरेबिया है, जिस तरह ईरान जो है वो चाइना ने पहली दफा हिस्ट्री में, आज तक उन्होंने किसी चीज की आर्बिट्रेशन नहीं की, पहली दफा उन्होंने आर्बिट्रेशन की ईरान की और सऊदी अरेबिया की। तो वो जो एक रोल अमेरिका का होता था, चाइना उस पे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, चाइना ने यूक्रेन में प्रेसिडेंट शी गए, उन्होंने यूक्रेन के अंदर भी अपना एक पैकेज देने की कोशिश की और रशिया ने उसको सीरियसली लिया। तो वो जो उसका रोल चाइना का बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ डिफेंस बल्कि डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, दैट इज थ्रेट टू इंडिया एट द सेम टाइम। और ये ब्रिक्स जो है ये एक टूल, दूसरा टूल चाइना इस्तेमाल करना चाहता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडिया के खिलाफ। और उसमें इंडिया अपनी पोजीशन जो है वो डिफेंड करना चाहता है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को रोककर, जिसमें वो एक इस्तेमाल करना चाहते हैं कि क्वालिटी एक्सपेंशन, कंजर्वेटिव एक्सपेंशन होनी चाहिए, बजाय कि इसको डेवलपिंग ज्यादा कंट्रीज सच एज पाकिस्तान या इस तरह की। पाकिस्तान तो हैज बिकम अ लायबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर मुझसे पूछा जाए सही तरीके से। तो आप लायबिलिटी हैं, आपकी कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं है। आप अभी तक यू आर डिवाइडेड इन बिटवीन सी पैक एंड आईएमएफ। अब जहां से आपको थोड़े बहुत पैसे आने की गुंजाइश नजर आती है
आप भागकर फौरन अपने सारे एग्स उस बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अभी हम 5 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फ्यूचर के जो डिसीजन मेकर हैं, वो कभी अमेरिका भागने की आने की कोशिश करते हैं या तस्वीरें खिंचाने की, कभी जाके चाइनीज एम्बेसी को, चाइना को राजी करने की कोशिश करते हैं कि हमारा रेलवे लाइन बिछाएं, हमें 58 मिलियन दिखाएं, कभी आपको गश पड़ते हैं अफगानिस्तान में जो डॉलर बनाए हैं उनके गश पड़ते हैं, कभी आपको जो सी पैक के आपने पिज्जे बनाए हैं कभी आपको उनके गश पड़ते हैं। यू आर कंफ्यूज्ड, आपको अभी तक जो है ना, यू आर डिलूजनल, लिविंग इन फिक्शन, नो क्लियर path forward in the right in front of you. आपकी खासकर जो नई कैबिनेट जो केयर टेकर देखकर जो मैं आई वाज ट्राइंग टू रीड द माइंडसेट ऑफ योर डिसीजन मेकर्स व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर पाकिस्तान टू बिगिन विद। अभी तक वो भी क्लियर नहीं है, वो भी कंफ्यूज हैं। काकड़ साहब को लाने की कोशिश की जाती है ताकि सी पैक को खुश किया जाए चाइना को, लेकिन फिर जब वो खुश होते हैं तो साथ ही भागकर अमेरिका का आपको नजर आना शुरू हो जाता है। फिर फौरन आप अपने दौरे जो है वो यहाँ के करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के जो यहाँ पे पैसे देकर कांग्रेसमैनों के साथ उनके रिलेशनशिप है अल्टीमेटली, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो चीमा सा सियासत में दो चीजें हैं, या पैसा है या वोट है। वोट हमारे नहीं है यहाँ पे, और पैसा भी हम देते हैं सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की हद तक। लेकिन 2-4 पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त मैनिपुलेट कर रहे हैं पाकिस्तानी टोटल आपकी जो रूलिंग एलीट है उसको। मेरे ख्याल में वो देखा जाए तो किसी हद तक उनको बेवकूफी बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई क्लियर हमारा यहाँ पैक मौजूद नहीं है। हमारा डायस्पोरा हैज फेल्ड टू डिलीवर समथिंग। डायस्पोरा इज इंटरेस्टेड इन एम्बेसियों के सामने पीटीआई के नारे लगाने में इंटरेस्टेड है, इससे ज्यादा आगे नहीं है। दे डोंट हैव एनी पोटेंशियल। नो, देखिए दो चीजें उसमें अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है एज अ कंट्री तो डायस्पोरा की क्लियर क्या होगी। डायस्पोरा 76 साल से आज तक पाकिस्तान के लिए नहीं निकला, आज अपनी एक रिलीजियस कल्ट के लिए वो निकलता है। चंद डॉक्टर हजरात हैं जो जिनके ऊपर रिलाय किया जा रहा है इस वक्त। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये वही पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है। ये भी सोचना चाहिए आपको। आप जब ये समझते हैं ना कि डॉक्टर यहाँ आके जी वो अब उनको गश पड़ने शुरू हो गए पैट्रियटिज्म के, तो ये वही पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने टूटी फूटी एमबीबीएस किए हैं, जलील हो के यूएसएमएलई करके यहाँ पे उन्होंने अपने पांव लगाए हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वो आपके लिए जान दे दें, तो वो ये बड़ा मुश्किल है। आपको एज अ कंट्री स्टैंड लेना पड़ेगा। डायस्पोरा के ऊपर और कर्जों के ऊपर कभी मुल्क नहीं चले, ये जो आपको ये गलतफहमी है। लेकिन दुनिया का बैलेंस खराब होता मजीद नजर आ रहा है। उसमें वजह मैं बताता हूं कि अब जो दो यूक्रेन के हवाले से भी थोड़ा सा, क्योंकि यूक्रेन का जिक्र हमने कर ही लिया है, तो दो ममालिक F-16 देने के लिए तैयार हैं यूक्रेन को, जिस पर रशिया इज वेरी ऑफेंडेड। और इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर भी डायलॉग ये हो रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर वो चाहते हैं कि हवाई के ऊपर पैसे लगाए जाएं। वहां पे बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ी बर्बादी आई है, लेकिन जो गवर्नमेंट है दे आर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग मनी ऑन यूक्रेन। ब्लैंक चेक्स मुसलसल दिए जा रहे हैं। 24-28 बिलियन डॉलर्स बाइडेन साहब फिर मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, मैंने आज ट्वीट किया है कि यूक्रेन इज अ मनी लॉन्ड्रिंग मशीन फॉर अ लॉट ऑफ करप्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड। और उसमें ये खूबसूरती यूक्रेन की जंग की ये है कि यूक्रेनियन खुद बहुत ज्यादा करप्ट है। पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उनकी हिस्ट्री करप्शन की स्टोरियों से भरी पड़ी है। और डेमोक्रेसी, सिंस डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज इन डिक्लाइन। और अमेरिका के अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि माजी है, जिसका जो भरा पड़ा है करप्शन के साथ, उनके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन के तौर पे यूक्रेन वार काम कर रही है। मजीद F-16 देंगे, इससे जंग रुकेगी नहीं, मजीद और छिड़ेगी। लेकिन यही मेरा ख्याल में अमेरिका का जो लेफ्ट विंग रजीम है वो भी यही चाहता है, और यूरोप भी यही चाहता है कि नेटो की एक्सपेंशन पे आके फंसे रहें, रशिया को ड्रेन करें इसमें। लेकिन इनकी पहली चीज जो इनकी थी कि रशिया को ड्रेन करना, उसको खत्म करना, उसमें अभी तक मेरी नजर में नाकाम रहे हैं, क्योंकि रशिया ने इनके एम्बार्गो के बावजूद जितना पैसा उन्होंने तेल से पिछले दिनों में बनाया है और जिस तरीके से रूबल उनकी करेंसी ने राइज उसका हुआ है, वो हिस्ट्री में देखा नहीं जा सकता। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिकन सैंक्शंस, एम्बार्गो एंड यूरोपियन चीजें जो हैं दे आर नॉट वर्किंग। इवन देन नेटो में कई चीजों पे तो ये इंटरेस्टेड है, लेकिन कई यूरोपियन ममालिक जो एनर्जी अपने क्राइसिस से डरते हैं, इन्फ्लेशन से डर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस एंड टॉकिंग टू रशिया एज वेल। लेकिन भारत इज अगेन, जिस तरह मैंने बताया कि अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्रिक्स की एक्सपेंशन के बारे में
India is trying to stop it, and China want to expand it. जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात हो रही है। तार साहब, पाकिस्तान का जो मसला है वो तो गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। पाकिस्तान के सदर ने रिसेंटली कहा कि मेरे से पूछे बगैर कुछ जो बिल्स हैं उनके ऊपर साइन करके भेज दिए गए। और साथ आज तार साहब डॉलर जो है वो 300 रुपये इंटरबैंक पे चला गया है। आपको इस केयरटेकर गवर्नमेंट में क्या नज़र आ रहा है? ये कोई डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन तो नहीं है? इसमें तो लीडरशिप भी मौजूद नहीं है तार साहब जो पाकिस्तान को बचा सकती है। अब शहबाज शरीफ ने भाग-दौड़ करके जैसे-तैसे चीज़ें करने की कोशिश की थी, और ना ही हम उस तरह के फ़ोरम्स पे अब जाते हैं जहाँ पे दुनिया के बड़े लीडर से बातें हों और हम अपने आप को मार्केट कर सकें। जैसे इंडिया हर जगह पहुँच जाता है, पाकिस्तान तो नहीं पहुँच पाता। तो ये जो इंटरनल इस वक़्त चल रहा है मामलात, इसको आप कैसे देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म तो ईसाइयों के चर्च में जाके तो माफ़िया माँग रहे हैं। पहले हम कुछ करते नहीं है, बाद में इन चीज़ों में माफ़िया माँगते रहते हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ये जो लोग अभी रिसेंट जो डॉलर की इंक्रीज है, आपकी स्टॉक मार्केट का नीचे जाना, लोग इसको आरएफ अलवी साहब की जो ट्वीट है उसके साथ भी रिलेट कर रहे हैं कि लोग उसकी वजह से भी डर गए, उसकी वजह से भी एक खौफ है, केआस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने जाने का कर लिया, रॉयल सुप्रीम कोर्ट जो कि है, जो कि मेरा ख्याल पाकिस्तानी नहीं है, ब्रिटिश रॉयल उनका मॉडल है। लेकिन जो मैं बताना ये चाहूंगा कि अब वो वहां पे हालात अगर करीब से देखा जाए, वो जो उन्होंने अपनी सारी लॉन्ड्री फेंकी है, और जो सेक्रेटरी हैं 22 ग्रेड के अपने जो प्रेसिडेंसी में काम कर रहे हैं, अलवी साहब ने उस पर फेंकी है। और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास सारा रैकेट मौजूद है, मैं चाहूंगा एफआईए या कोई और इस पर इन्वेस्टिगेट करे, मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जो खातून उन्होंने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से कि आप कैबिनेट डिवीजन को क्या आप भेजें उसको 22 ग्रेड की, उसने आने से इनकार कर दिया है। तो लेकिन अगर सिचुएशन क्लोजली वॉच की जाए तो जिस तरह मैंने बताया, आपका सिविलियन सेटअप इज कंप्लीटली फेल्ड। अब वो आज से फेल नहीं हुआ, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन जब आए से उस वक्त से डिक्लाइन में है। आप जरा अमीरुल मोमिनीन की स्टोरी पढ़ें, उनके करीबी दोस्तों से पूछें। जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने पहले 100 दिनों की रिपोर्ट दूंगा, और 100 दिनों की जो रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने देखा तो उनको अपने कदमों के नीचे से मिट्टी हिलती, जमीन हिलती नजर आई। फिर उसके बाद वो संभले नहीं, उसके बाद वो तबादलों पे तबादले और बार बार नए तजर्बे करते रहे, कालो बकरों पे, टूनों पे चले गए, और सारी चीजें जब उस पर हुई, उससे सारा डिक्लाइन शुरू हुआ है। अभी जो रिसेंट आपका मेल्टडाउन है, जिसको मैं कहूंगा मेल्टडाउन, ये 2018 के इलेक्शन के बाद सारा कुछ, इस पे एक बंदे का कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या करना था? शहबाज शरीफ साहब ने ना उनके पास कोई चीज थी। जिस तरह एक और मैं बात यहां पे कहना चाहूंगा कि हर जो वजीर आजम आता है, हर लीडर जो आता है, उसकी एक चीज जो है बड़ी यूनिवर्सल है, एक फिक्रा वो हर एक बोलता है कि मुझे खजाना खाली मिले। तो फिर इतनी जान मारी, तो इतनी ये रेसें लगाने की क्या जरूरत थी? नई एचकरें सिलवाने की क्या जरूरत थी? अगर ये इसमें से अगर आपको जेब से, खास शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एकदम एक इंटरव्यू में उड़ाए साहब है, उनको कहा जी मैं तो तनख्वाह भी नहीं लेता, तुसा नॉन प्रॉफिट काम शुरू किए, इतनी मजबूरी की यार, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने क्या सी एक खूच आगे छाल मारो? अगर ये सारा कुछ खाली है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो ये करने के। अलवी साहब ने अब जो पेंडोरा खोला है, ये सारी दुनिया को सिग्नल जा रहे हैं कि यू आर नॉन मैनेजेबल कंट्री। इस वक्त आपकी जो टूटी फूटी रिस्पेक्ट होती है वो भी खत्म हो जाती है। या इसके अलवी साहब की ट्वीट को सबने डिस्कस किया है। अब उसके ऊपर मेरा जो एनालिसिस है अलवी साहब की ट्वीट के ऊपर, कि अलवी साहब ये ट्वीट के जरिए सारे कानून या सारी चीजें नहीं होती, एक पूरा आपका प्रोसीजर है। आपको भी पता है जब आप कोई नया कानून वापस भेजते हैं, आप लेटर लिखते हैं, अपने लेटर हेड के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं आई एम सेंडिंग इट बैक। वो आपने नहीं किया, आपने ट्वीट के, बल्कि ट्वीट भी आपकी, वो ट्वीट पेज भी आपका पर्सनल है, सरकारी नहीं है। फिर आप जवाब दें, वो जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे मैं सारे जो है हकायक जो है एफआईए के सामने रखना चाहता हूं, जो अगर अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस वक्त आपकी जो कैबिनेट डिवीजन है, वो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर विद देम, दे आर स्टैंडिंग, इस पे वो गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंसी के ऑफिस को तजलील की। मेरे ख्याल में एक्शन होना चाहिए आरएफ अलवी साहब के साथ। इसकी एक रॉयल जुडिशरी के पास नहीं केस जाना चाहिए, एफआईए को करना चाहिए, इसका कौम के सामने काला सफेद सामने रखना चाहिए। लेकिन इट इज रिलेटेड टू योर डॉलर्स। लेकिन अब ये बात हो चुकी है, अब डॉलर पे इस वक्त तवज्जो नहीं दी जा रही।
डॉलर आपका मजीद गिरेगा। उसकी वजह यह है कि आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, जो कि कोई भी नहीं लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में, अगर मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि लोग आपकी कैबिनेट से इस टेक्नोक्रेट सेटअप जो ये इट्स सेकंड टीयर सेकंड क्लास किस्म के टेक्नोक्रेट इकट्ठे किए गए हैं, फर्स्ट क्लास किस्म के इकट्ठे नहीं किए गए। इससे ना सिर्फ आपका इमेज पूरी दुनिया में खराब हुआ है इस नई कैबिनेट से, बल्कि आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका असर है। आपकी ब्यूरोक्रेसी भी मायूस है, आपके इकोनॉमिस्ट भी मायूस हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी मायूस हैं, आपके बिजनेसमैन भी मायूस हुए हैं इस आपकी नई कैबिनेट की तश्कील के ऊपर। इस पे आपने फर्स्ट ईयर टेक्नोक्रेट्स नहीं इकट्ठे किए, सेकंड ईयर इकट्ठे किए, और जिसमें शायद पर्सनल रिलेशनशिप थे लोगों के, वो सारे कैश हुए हैं, या फिर पता नहीं क्या बात है। एक इंतहाई एक सस्पेंस क्रिएट करके, सारा कुछ करके, इसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोक्रेट जो इकट्ठे नहीं किए गए, ये एक मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ये दिस इज कैन बी माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नाम थे, बड़े बड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड थे लोगों के, उनको सबको निगलेक्ट करके, उनको सबको छोड़ के सेकंड टीयर टेक्नोक्रेट इकट्ठे किए गए हैं। अब पता नहीं ये क्या वजह है। हमेशा एक चीज है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कि लोग लो क्वालिटी लोगों को आगे लाया जाता है ताकि चीजें रिमोट कंट्रोल पे हो। जिस तरह हमारे मुर्शद अमीरुल मोमिनीन लोग ढूंढ ढूंढ के लाते थे, जिनके नाम एन से शुरू हों, शीन से शुरू हों, ताकि वो बनी गाला से रिमोट पे कंट्रोल हो। इसी तरह हो सकता है, दिस कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि लोग आपके डॉलर की उड़ान और आपकी स्टॉक मार्केट के पीछे अलवी साहब की ट्वीट हो सकती है, और दूसरा ये आपकी कैबिनेट के जो अनाउंसमेंट हुई है, लोग उससे भी मायूस हों। और एक और बात भी है कि इस वक्त आपके लोग भाग भाग कर दुबई जा रहे हैं और दूसरी सिटीजनशिपें ले रहे हैं मुसलसल, जिसमें माल्टा इज नंबर 1 और दूसरे को कैरिबियन कंट्रीज हैं। लाख से 1.5 लाख की उसकी मिल जाती है। और अगले दिन किसी ने बताया है कि 6 से 7 लाख आपके जो लूटर्स हैं, अपर जो सही नस्ली किस्म के लूटर्स हैं, उन्होंने दुबई में जाके बैठकर उनकी सिटीजनशिपें ले ली हैं, माल्टा की और कैरिबियन की, और 2-2 पासपोर्ट लेके, दिल होता है जो 2-2 पासपोर्ट अपनी जेब में रखते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है। अब लोग ज्यादातर विजिट वीजों पे नहीं जाते, अपने डुअल पासपोर्ट होते हैं उन पर ट्रैवल करते हैं, और ये एक बड़ा इट्स वेरी कॉमन ट्रेंड। बल्कि ये उसी तरह ही फैशन बन चुका है आपकी रूलिंग एलीट के साथ, जिस तरह फिलिपाइन की नैनियां रखते हैं, जिस तरह V8 गाड़ियां चलाते हैं, अब आपके हर फ्राडिया की जेब में 2-2 पासपोर्ट भी। और पता है आपको सब, आपकी एजेंसियों को सब पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि इसमें कोई नई बात नहीं है जो हम बता रहे हैं। सब पता है, जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों की मर्जी से हो रहा है, और ये होता रहेगा जब तक कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान को बचाने के लिए स्टेप अप नहीं होगा। तार साहब, अभी ब्रिक्स में मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, और इंडिया दुनिया का ग्लोबल ग्रोथ इंजन होगा। और तार साहब, ये इजंट इट द बेस्ट मोमेंट फॉर पाकिस्तान के चाइना जो है वो आगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जीडीपी है, इंडिया अगर है, हमें हमें क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इन दोनों इकोनॉमीज के अंदर जो है वो इंग्रेस करें, हमारा मुआशरा, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी यूथ, हमारे लोग इनमें इंग्रेस करें। चाइना का तो लार्जली हम फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शायद लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन तार साहब, इंडिया में तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर मोदी साहब साउथ अफ्रीका में जाके ये कर सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है, या कि ये सिर्फ ईगो में ही हम सारा टाइम रहेंगे? नहीं, ईगो नहीं है, दर हकीकत आप तालिबान माइंडसेट है आपका। आपको जो टीके माजी में लगाए गए हैं मुसलसल रिलीजन के, अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, अमर बिन मारूफ, रियासत मदीना, ये टीके मुसलसल जो लगाती हैं आपकी एजेंसियां आपको, ये जड़ामाला में जो चर्च जलाए आपने, उसका भी यही रिजल्ट है। और अब पैट्रियटिज्म, वतन को और इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम को समझने से आपको कासर कर दिया गया है, आपकी आंखों में पट्टी और कानों में बंद कर दिए। चीमा साहब, आपने एक बॉर्डर बंद कर दिया उनको हिंदू कह के आपने बॉर्डर बंद कर दिया। एक बॉर्डर आपने बंद कर दिया उनको शिया कह के, लेकिन चाइना की तरफ भागते हैं आप। वजह कभी सोचा आपने? करप्शन, किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन। अब वहां खुश होके जाते हैं, हालांकि मुसलमान। मैं आज आपको गारंटी कर देता हूं, अगर आप सिंसियर, कोई पाकिस्तानी सिंसियर हो, वो दरवाजा भारत के साथ का ट्रेड का भी खोले और ईरान का ट्रेड का भी खोले, आपको किसी तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मैं गारंटी कर देता हूं आपको। लेकिन आप नहीं खोल सकते ये, क्योंकि इसके साथ कारोबार अटैच है कई लोगों का। बार बार इस मुल्क को जो ये जो फेक टीके लगाए जाते हैं चीमा साहब, फेक टीके, ओरिजिनल इस्लाम के स्पिरिट को नहीं समझता, फिरका अपनी मर्जी का इस्लाम सिखाया जाता है। अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वहाबी हो। तार साहब का मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम इस कन्वर्सेशन को दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। बेसिकली तार साहब जो बात कर रहे थे कि बल्कि मैंने तार साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो जैसे ही वो जी तार साहब। जी, तो वो चीमा साहब, जरा हकीकत जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक। ये पॉसिबल है। देखिए, चाइना के साथ ना आपकी जबान मिलती है, ना कल्चर मिलता है, ना मजहब मिलता है, ना सोचें मिलती हैं, लेकिन वहां से सिर्फ मिलता यह है कि किकबैक और फ्रॉड मिलता है आपको, और आप वहां भाग भाग के जाते हैं। अब वो आप भारत से क्यों डरते हैं? उसकी वजह यह है कि आप कहते हैं कि ये ना हो। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। कश्मीर के अंदर एक टनल के ऊपर $1 बिलियन लगाया जा रहा है। एक टनल बन रही है जो 1 बिलियन लद्दाख के पास बना रहे हैं वो अपनी एक टनल के ऊपर। और उसके बाद आप उनको आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं इन दोनों कंट्रीज के साथ, एक को हिंदू कह के और दूसरे को शिया कह के। और तीसरा, मैंने आपको बताया था कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अफगानिस्तान में आपके लिए उतनी ही नफरत है जितनी बांग्लादेश में, क्योंकि आपने दुकानदारी की उनके साथ। आप मुनक़ता हो गया। मेरा ख्याल है वो अभी ज्वाइन करते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी तार साहब, जी तार साहब। ये चीमा साहब, पाकिस्तान का हल इसी चीज में है मौजूद कि ट्रेड करे भारत के साथ, भारत का मॉडल एक्सेप्ट करे, जिनके मसाइल और जिनकी सारी चीजें सोचे आपके साथ मिलती हैं, आपको उसको लेकिन ये कि आपने, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है जी। एंटी ये सारी चीजों को पिछले 76 साल में, अब वो हकीकत आप इतनी जल्दी उसको मेल्ट डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन आपका सोल्यूशन इसी चीज में मौजूद है कि आप भारत, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना सबके साथ ट्रेड करें। और दूसरा, एक पाबंदी लगाएं आप। आपकी जो अपर क्लास, आप इस वक्त जो 18-19 ग्रेड के आपके अफसर होते हैं, जिनको आप बाहर भेजते हैं, इनके बाहर ट्रैवल पे पाबंदी लगाएं, इनको ऑनलाइन डिग्रियां लेकर दें, क्योंकि ये यहां आते हैं, घरों पे निशानियां लगा जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकली जाते हैं, मेंटली नहीं जाते वापस। तो ये इस पे पाबंदी लगाएं। अब लोग फौज पे और फौजियों को भी अपने वहीं रखें। इनको भी जब आप वार क्लासेस के लिए यहां भेजते हैं, ये फिर बॉडी ली जाते हैं, फिजिकली वापस नहीं जाते, दिमागी तौर पर नहीं जाते, मकानों पे निशानियां लगाना शुरू कर देते हैं। तार साहब, नेशनलिज्म की कमी है। यहाँ के पैसे तो ये कमा लेते हैं पाकिस्तान में भी, फिर वहां क्यों रह जाते हैं? नहीं, दर हकीकत ये फैशन है, फैशन है उसकी वजह ये। और दूसरा, रहने वाले में हालात कोई नहीं है। रहने वाले कौन से हालात है? आप जरा आज से 2 साल पहले आपका कौन सा चौक बचा था जहां धमाका नहीं हुआ था? बताएं मुझे आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमीर होना एक जुर्म है, आपके बच्चों को उठा लिया जाता है रैंसम। लोग पुलिस को कॉल भी नहीं करते, रैंसम दे के बच्चे अपने बचवा लेते हैं। ये आम एवरेज है। मेरा एक आईजी साहब पर्सनल दोस्त है, वो कहते थे हम कई जराइम जो हैं हम रिपोर्ट ही नहीं होने देते मीडिया में, कि इतने खौफनाक हालात हैं। तो दर हकीकत इन सर्कमस्टांसिस में कौन रहना पसंद करेगा? आप सुबह घर से निकलते हैं, या आप पता नहीं आप गाजी बन के आते हैं शाम को, आप आ जाए शुक्र मनाते हैं कि आप साबित आ गए वापस बमाए गाड़ी के, पता नहीं किसी चौक पे कोई आपको बच्चा, आधी कौम तो आधे शहरों के बच्चे, ये जो हमारे ये लौंडे लपाड़े जो सारे आइस पे लगे पड़े हैं, इसका को पता है किस वक्त कोई फैर मार के गाड़ी ले जाए आपसे। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत सब पता है, लोगों को सब पता है। मैंने आपको बताया था कि चिड़िया पर नहीं मार सकती एजेंसियों की मर्जी के बगैर। आपकी एजेंसियां सारा दिन फारिग है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं कर रही, आपकी फिल्में बना रही, आपकी रिकॉर्डिंग कर रही, बिल्कुल। और फाइलें बना के रख लेते हैं, कहते बंदा फंसेगा फिर फाइल खोला। तो ये इन इन हालात में कौन रहेगा वहां?
बच्चे यहाँ आते हैं, फिर वो आके के देखते हैं इतने लंच फिर देने। तो खुदारा ये एक तो डुअल सिटीजनशिप पे पाबंदी लगाएं, ये अपने अफसरान को उधर ऑनलाइन पढ़ा लें अगर शौक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिखाने का। ये जो ब्रिटिश एजेंट आप बना रहे हैं, ये जो आपकी ब्रिटिश सिविल सर्विस की कॉपी आपने की है, खुदारा इनको उधर ही रखा करो, ये यहाँ भेजते ही नहीं जाते फिर वापस। तो फिर ये मेरा मकसद है, पता है आपको, सब पता है, मैं ये गलत बात नहीं कर रहा, आपको हर पाकिस्तानी को पता है। उन तो खोते गड़ी से भी बैठा तो आईफोन पड़े मंगने, अब तो चौकों में मांगने वालों के पास भी स्मार्टफोन मौजूद है चीमा साहब, उनको सब पता है क्या। वो कहते हैं कि ये खुद चाहते ही नहीं। एक मैं उसकी कॉपी करना चाहूंगा। भारत के अंदर एक चीज कहते हैं सोच बदलो भारत बदलो। ये मैंने खुद सुना है अगले दिन। मैं वही कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो। ये सोच बदलो अपनी। ये बच्चे पैदल जा रहे हैं ग्रीस, इटली, जो मर्जी, कुछ कुछ 8 लाख वैसे डिग्रियां लेके भाग गए हैं क्योंकि वहां अंधेरा नजर आता है, अंधेरा है वहां पर। आप मुझे ये बताएं कि जब उससे पूछा गया था विंस्टन चर्चिल से, जब जर्मन अटैक कर रहे थे जर्मनी उसके ऊपर, उसने कहा था अदालतें साफ करनी होगी तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस। आपकी अदालतें साफ कर रही हैं। अब मुझसे कई दफा मैंने ये क्वेश्चन किया, मैं आज एज इन्वेस्टर पाकिस्तान जाता हूं पैसे लेके, मुझे कुछ हो जाता है अदालतें साफ कर सकेंगे? हालांकि आधे जज मेरे वाकिफ हैं, वो आप कहेंगे नहीं, पहले 10 दिन साड़ी तनख्वाह खत्म हो जाती है। वो कहते हैं, हाँ सारे जज कहते हैं 10 दिन तो तनख्वाह खत्म हो, 20 दिन क्या खाएं फिर हम, बच्चे की जरूरत पालें। वो फिर आप जैसे मेरे जैसे जो जाते हैं वो कहते हैं भाई नजर आप साइड हो, फैसला कि मैं कराना चाहते हो। तो चीमा साहब ये पता है सारा, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मेरे ख्याल में बद्दुआएं हैं उन लोगों की जो जलीलो ख्वार होके आए पाकिस्तान के लिए, और आपने उनको कहा कि उनको दिखाई खपी तो मारी सजी, उनको पाकिस्तान नहीं बना के दिया। मेरे ख्याल उनकी बद्दुआएं हैं आपके लिए। और मुसलसल जो हालात हैं आपके वो खराब होते जा रहे हैं। जो अभी अगले दिन जड़ावाला में हुआ है, उसके बाद जो एक सिंध के अंदर बच्ची है, उसको जो मुर्शद पाक उनके वो रेप कर रहे थे, और 6-7 बच्चियां और निकली वहां से। ना उनको इंसाफ मिलेगा, अदालतों में जाएंगी और पता नहीं लोग फिर के ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा इस्लाम है, मुझे तो अभी तक खुद पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। हम तो चीमा साहब, मैं खुद महाजर हूँ, मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ अमेरिका के अंदर। मुझे खुद डिग्रियां देकर निकाला गया वहां से, मैं समझता हूँ, और गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने जगह दी है। लेकिन ये कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट हैव बिकम अ लिविंग हेल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। सही कह रहे हैं। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, हमें इनके सवालों के जवाब कहीं पे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में केयर टेकर हुकूमत है। वो तो कह रहे हमारा मैंडेट ही कोई नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਤੇ बस ਜਿਹਨੂੰ कहना ਹੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਲੈਣ आए हैं, ऐ जरा झूंटे, पंजाबी कहते हैं झूंटे ले लिए। तो ये तो तार साहब झूंटे लेने आए हैं, और इन्होंने जी खा पी के टुर जाना है। चीमा साहब, एक आखिरी बात जो मैं ऐड करना भूल गया हूं, ये अब आप सोचें बंद कर लें कि भारत से हमने सीखना कुछ नहीं है, ये हिंदू हैं। उनका चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे कल लैंड करने वाला है। और उसके बाद खास कर ये बताना चाहूंगा कि रशिया का सैटेलाइट जो है वो नहीं कर सका, रशियन लूनर 3 नहीं कर सका। दुनिया में वाहिद होगा इस वक्त जो साउथ पोल के ऊपर कल इनका लैंड करता है। आप उनसे कुछ नहीं सीखना चाहते, आपने नफरत में अपनी आंखें और कान बंद कर दिए हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा, आपको पड़ रहा है, आप नीचे जा रहे हैं, आप हकीकत पसंद नहीं है। आप भारत को छोड़कर सीखने अमेरिका आना चाहते हैं, आप भारत से सीखने की बजाय आप बर्तानिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां करप्शन चीजें हैं, आप करप्ट चीजों में इन्वॉल्व हैं। उनके मॉडल देखें जिन्होंने आपके पड़ोस में सारा कुछ किया है। बांग्लादेश से सीख लें, नहीं सीखेंगे आप, क्योंकि करप्शन में इंटरेस्टेड है। 10,000 लोग जो आपके ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश एजेंट हैं, कुछ तो वैसे ही तोते बोते जो पोते दोते थे ना ब्रिटिश एजेंटों के इलेक्टेबल्स। दूसरी आपकी ब्रिटिश सिविल सर्विस है। मैं आपको आखिर में यह कहना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त था जिसने सीएसएस किया, मेरे साथ होता था। एक दफा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो बड़ा चुप सा होके आया, एकेडमी में था। तो मैं कहा तुम चुप क्यों? उसने कहा कि मेरी ट्रेनिंग कैसा है। उन्होंने कहा सिविलियन से मिक्सअप नहीं होना, यू आर सिविलियन नाउ। ब्लडी सिविलियन। ये आज से 35 साल पहले मुझे एक बंदे ने कहा था। ब्रिटिश सिविल सर्विस, वो ब्रिटिश 6 महीने में वो ब्रिटिश बन गया था। तो आपको नीचे से भी मार रहे हैं ब्रिटिश सिविल सर्विस, ऊपर से इलेक्टेबल जो है ब्रिटिश वो मार रहे हैं। आप आजादी नहीं, आप हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप सोच बदलो पाकिस्तान बदलो खुदारा।
ये मेरी मिन्नत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोच बदलनी चाहिए, तभी पाकिस्तान बदल सकता है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच तारक साहब सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बड़ा मजा आया वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपका।